मध्यकालीन इतिहास में क्या धर्मांतरण तलवार के बल पर हुआ था या लोगों ने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था या समानता के भाव से? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी, जिसके संस्थापक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म एक धार्मिक आंदोलन था जो कि सऊदी अरब से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो इस्लाम धर्म था, वो जो अरब संस्कृति, जो इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था, वो सऊदी अरब से शुरू, तुर्की, यूनान, जो कि मोहम्मद गौरी जो है वो तुर्की का शासक था, गजनी, यहाँ तक जो है पहले इसका प्रचार हुआ। फिर वहाँ के जो शासक वर्ग के लोग थे उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इतिहास में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में सिंध पर उसने हमला किया था। वो कहाँ का था रहने वाला था? वो अरब का रहने वाला था। तो जो सिंध का एरिया था, जो इस समय अभी पाकिस्तान में है, ये मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ के जो राजा थे दाहिर सेन से उनका सामना हुआ और राजा दाहिर सेन इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो सिंध का कुछ एरिया जो है वो, सिंध का जो कुछ एरिया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कब्जे में ले रखा था। फिर बाद में कारकोटा राजवंश के एक राजा थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड, जिसे भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। ललितादित्य मुक्तापीड के इतिहास के बारे में कल्हड़ की राजतरंगिणी में हमें देखने को मिलता है। और ललितादित्य मुक्तापीड का जो शासन था उस समय भारतीय इतिहास में जो है इनका जो है बहुत ही कम वर्णन दिया गया है, लेकिन उनकी जो सीमाएं थी वो तुर्की, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान और ये तिब्बत का जो बहुत बड़ा एरिया था वहाँ तक फैला हुआ था, क्योंकि बहुत ही पराक्रमी राजा थे उस समय। उन्होंने ही ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो एरिया कब्जा कर रखा था सिंध को, वहाँ से उन्होंने उसे वापस भेजा युद्ध करके। और उसके बाद भारत में मध्यकालीन इतिहास में जो धर्मांतरण हुआ था वो क्या तलवार के बल पर हुआ था? तो इसका विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए, जो भारत का जो सिंध का एरिया है, जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, वहाँ पर जो सबसे पहले जो वहाँ के राजा महाराजा थे विदेशी आक्रांताओं को रोकने का बहुत प्रयास किया और उसके बाद वहाँ से युद्ध हुआ, शहीद भी हुए और बहुत से शासक वर्ग के लोग परास्त भी हुए। जैसे कि मोहम्मद गौरी को हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कई बार पराजित किया था। फिर उसके बाद धोखे से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्हें छल से बंदी बना लिया मोहम्मद गौरी ने, और वहीं से जो है इस्लाम जो है भारत में आया। ठीक है, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी 1206 ईस्वी में। ठीक है, इसके पहले 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। लेकिन 1192 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी थे जयचंद, वो मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेते हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, उन्हें बंदी बना लिया गया 1192 ईस्वी में। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की जो हार बताया गया है वो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में बताया गया है। 1194 ईस्वी में जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे, जो मोहम्मद गौरी से जिन्होंने हाथ मिलाया था, मोहम्मद गौरी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जयचंद से उनका युद्ध हुआ और जयचंद 1194 ईस्वी में पराजित हुए। फिर अब उनका जो ये 1206 ईस्वी में उनका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में रहने लगा और गुलाम वंश की नींव रखी। तो मेन बात ये होती है कि क्या भारत में जो धर्मांतरण हुआ था वो क्या तलवार के बल पर हुआ था? तो इसका एक विश्लेषण कर लेते हैं। जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है वहाँ पे देखिए, इस समय जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये जो एरिया है, यहाँ पे जो है इस्लाम धर्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पाए जाते हैं। तो एक संशय ये आता है लोगों के मन में, क्या इस्लाम धर्म जो है वो तलवार के बल पर लोग कन्वर्ट हुए थे?
धर्म परिवर्तन किए थे। तो ये बताइए कि भारत का जो इतना बड़ा एरिया है जिसमें बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के लोग और सनातन संस्कृति के लोग रहते थे, तो इस्लाम धर्म जो है वो बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल तक कैसे पहुंच गया, और बीच में जो सनातन संस्कृति का एरिया है वो बचा हुआ था। तो ये भी एक फैक्ट है, यहाँ तक पहुंचने का कारण है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो वहाँ के पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे जनजाति क्षेत्र के लोग पाए जाते हैं। तो लोगों ने सोचा कि ये जो पंथ है इसमें जो है हमें समानता की भावना मिलेगी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। और धर्म परिवर्तन करने के बाद जब इस्लाम में आने के बाद फिर भी उनमें समानता की दृष्टि से आए थे, लेकिन समानता कहाँ थी, उसमें भी वो 3 वर्गों में बटे थे। एक शासक वर्ग के लोग थे, जैसे खान पठान ये सब होते हैं। फिर उसके बाद शासक वर्ग के लोग, फिर जो कृषि कार्य करते थे अफजाल अरजाल, और एक होते थे उसमें भी अस्पृश्यता थी। तो कहाँ समानता थी। तो वो चीज़ें, ये धर्म परिवर्तन का जो सिस्टम है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे ही हुई थी। तो तीन अवधारणाएं इसमें निकल के आती हैं। क्या धर्मांतरण तलवार के बल पर हुआ? तो कुछ लोग जो है वो मान लीजिए जहाँ पे जो युद्ध का एरिया था वो अपने परिवार की रक्षा के लिए धर्मांतरण किए होंगे। दूसरी चीज़, कुछ लोग जो समानता की दृष्टि से किए होंगे। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहला कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, जो कि अरब का था। और मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर वो सफल रहा। कई बार वो विफल रहा मोहम्मद गजनबी अलग है और मोहम्मद गौरी अलग है। मोहम्मद गजनबी जो था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटने में सफल रहा। तो एक अवधारणा ये आती है कि 712 ईस्वी में जब ये विदेशी आक्रांता थे भारत पर हमला कर रहे, तो इस्लाम धर्म जो है वो 1206 में वो कैसे, मतलब इतने समय भारत की रक्षा किसने की, यही सब जो है हम इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहले संक्षिप्त रूप से जानेंगे, उसके बाद हम एक अलग अलग वीडियो में अलग अलग राजवंशों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मध्यकालीन भारत। पहले प्राचीन भारत आपने पढ़ा गुप्त साम्राज्य के, उसके बाद एक छूट गया था उसमें हर्षवर्धन काल, पुष्यभूति वंश, वो हम कभी फिर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक, इसका संक्षिप्त रूप आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके जो अलग अलग राजवंश है उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मध्यकालीन भारत को हम 2 भागों में विभक्त करेंगे। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये पूर्व मध्यकाल, उसके बाद 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य ये उत्तर मध्यकाल। तो 8वीं शताब्दी पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद राजपूत, पाल वंश, करकोटा राजवंश, ये उत्तर भारत के जो है भारत का जो इतिहास है, ठीक है। उसके बाद दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल। देखिए 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये शाही चोल थे। तो ये चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल, ये जो है मौर्य काल के पहले से ही, मौर्य काल में इन्हें मौर्य काल को भी संगम काल कहा जाता है। उसके समय ये थे, उसके पहले भी थे ये जो दक्षिण भारत के जो शासक थे, क्योंकि यहाँ पर तो कभी मुगल गए नहीं। फिर धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म है वो लोग समानता की दृष्टि से इसमें आए, लेकिन समानता है कहाँ, समानता है थोड़ी ना है। शासक वर्ग के लोग जो युद्ध करते थे और राज करते थे, उसके बाद जो कृषि कार्य करते थे वो मध्यम वर्ग के लोग थे। उसके बाद उसमें भी अस्पृश्यता वाले लोग थे, क्योंकि भारत के जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो दुनिया से बिल्कुल अलग, वो भारत के जो सनातन संस्कृति है, बुद्धिज्म संस्कृति, इससे मिल करके एक अलग अपना, क्योंकि देखिए उनका अलग वो है, विचारधाराएं हैं
दुनिया के और मुस्लिम देशों से। ठीक है, देखिए 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और उसके बाद उसे जीवन दान दे दिया। और 1192 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था वो पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे उसने हाथ मिलाया और धोखे से 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया मोहम्मद गौरी ने। ये अपने साथ कुछ अरबी फारसी इतिहासकार लेकर चलते थे, तो ये उन्हीं के तथ्यों के आधार पर लिखा गया। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग रिसर्च करिएगा। फिलहाल खैर जो भी है, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। अब यहीं से शुरुआत होती है यह दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत चौहान वंश, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान उसी समय थे, ठीक है, 12वीं शताब्दी के आसपास, और उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य ये उत्तर भारत के शासक थे। दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश, मुगल। उसके बाद दक्कन में जो थे विजयनगर और बहमनी, ये स्वतंत्र राष्ट्र थे उस समय उत्तर मध्यकालीन भारत में 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय। देखिए वारंगल जो है वो कहाँ पे है, वारंगल तेलंगाना में है। ठीक है, तो वारंगल के काकतीय, द्वारसमुंद के होयसल, और इसके मध्य जो है बहुत से ऐसे शासक वर्ग के थे। जो मेन है वही हम इसमें आपको यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा हुआ है। और अगली क्लास में हम मध्यकालीन भारत के जो शासक वर्ग के जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, जो जिनका जो इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जो था सबसे ज़्यादा ये मुगल काल और ये दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पूछा जाता था, लेकिन अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके सिलेबस में ये मध्यकालीन भारत में गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पालवंश, करकोटा राजवंश, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इन चेर, पांड्य, चोल, और ये जो पूरा है, और प्राचीन भारत के बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये सिलेबस को ऐड किया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।